हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हिमाचल सिंपल स्टडी बाय शैली। तो आज है डे 14 हमारे 20 डे चैलेंज का, जिसमें हम जो है वो आज हिमाचल प्रदेश के जन आंदोलन और स्वतंत्रता संग्राम के बारे में जानेंगे। पीपल मूवमेंट एंड फ्रीडम स्ट्रगल। तो देखिए, इसमें हम पढ़ेंगे 1585 से 1846 तक जो जितने भी मुग़ल लोग थे और जितने भी ब्रिटिशर्स थे, उनका किस तरह से यहाँ विरोध हुआ। गांधी जी जब शिमला आए तो उन्होंने क्या क्या पैक्ट किए, क्या क्या संधि यहाँ हुई। 1857 की क्रांति में क्या हुआ, जो स्थानीय विद्रोह थे जैसे दोम जुग्गा धामी और मंडी आंदोलन हुए, इनमें क्या हुआ। प्रजामंडल आंदोलन क्या रहे, कैसे बने, और फिर हिमाचल प्रदेश का विलय 1948 में कैसे हुआ। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट स्टार्ट। सबसे पहले हम टाइम लाइन देख लेते हैं। 1585 से 88 के बीच में जो कांगड़ा के राजा थे विधि चंद, उस टाइम आपको पता है कि सेंटर में कौन है, मुगल सम्राट है। मुगल सम्राट कौन, अकबर हैं। तो वो जो है वो पहाड़ी राज्यों को कैप्चर करना चाह रहे हैं और यहाँ के राजा अब तंग आ चुके हैं बाहर के राजाओं के इन्फ्लुएंस से। ठीक है, कभी आपको पता है कि मुगल आ रहे हैं, कभी सिख आ रहे हैं, कभी गोरखा आ रहे हैं। तो इसके बाद ये सब लोग आते हैं, लेकिन सबसे पहले मुगल लोगों से ये तंग आ चुके हैं। तो कांगड़ा के जो राजा विधि चंद है, उन्होंने अकबर के विरुद्ध महासंघ बनाया और सभी पहाड़ी राज्यों को जो है वो इकट्ठा किया। फिर 1594 से 95 के बीच में जो जसरोटा और जसवा के राजा थे, इनके नेतृत्व में जो मुगल सत्ता थी, इनका विरोध दोबारा से किया गया और फिर धीरे धीरे ये जो विरोध है बढ़ता गया और मुगल सत्ता धीरे धीरे कम होती गई। 1814 से 15 के बीच आपको पता है कि गोरखाओं का जो है वो युद्ध होता है कांगड़ा के राजा के साथ। तो गोरखा युद्ध में जितने भी पहाड़ी लोग थे, उन्होंने कंधे से कंधा मिला के जो है वो इनको सपोर्ट किया। 1845 से 46 के बीच में आपको पता है कि पहला एंग्लो सिख वॉर होता है और इसमें जो है वो कांगड़ा, नूरपुर और जसवा आदि जो है वो सीधे अंग्रेजी शासन के अंडर आ जाते हैं। ठीक है। इसके अलावा जो है वो 1847 से 48 के बीच में जो नूरपुर के राम सिंह पठानिया वजीर थे, उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध जो है विद्रोह शुरू किया। 23 मार्च 1848 को सिंगापुर इनको फिर भेज दिया गया सजा के तौर पे, जब इनको कैप्चर कर लिया गया। जब ये विद्रोह कर रहे थे तो आपको पता है कि राजा को सबसे ज़्यादा खतरा जो है वो अपने ही किसी दोस्त से होता है, अगर वो उसको बैक स्टैब कर दे, उसको धोखा दे दे। तो ऐसा ही कुछ नूरपुर के राजा राम सिंह पठानिया के साथ हुआ था, जिसके बारे हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। तो देखिए, नूरपुर के जो राम सिंह जी थे, ये पहले ऐसे पहाड़ी राजाओं में से थे जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ आवाज़ उठाई। अंग्रेजों की दमनकारियों जो नीतियाँ थी उनके खिलाफ आवाज़ उठाई। क्योंकि अंग्रेज, आपको पता है कि एक छोटा सा लॉलीपॉप यहाँ के राजाओं के हाथ में दे देता था, जिससे वो बहुत खुश हो जाते थे। जैसे सनद दे दी, किसी को जो है वो कोई टाइटल दे दिया, राजा कह दिया, राणा कह दिया, या नाइटहुड की उपाधि दे दी, और बदले में जो है वो उसका राज्य अपने हिसाब से चलाते थे। तो जो नूरपुर के वजीर थे राम सिंह पठानिया, इन्होंने सबसे पहले इसको भांपा और देखा कि ये जो है वो हमारे वेलबींग के लिए काम नहीं कर रहे हैं। तो इन्होंने इनके अगेंस्ट जो है वो रिवोल्ट शुरू किया। अब देखिए, कांगड़ा के बाकी जो कुछ राजा थे, उन्होंने भी इनको सपोर्ट किया और अपनी सेनाएं इनके हेल्प के लिए भेजी, जिसमें जसवा के राजा उमेद सिंह थे, दातारपुर के राजा जगत सिंह थे, और गुलेर के राजा जो थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प इनकी करी। किसकी, राम सिंह पठानिया की। अब क्या हुआ कि 2 साल तक ये लड़ाई चलती रही और जो शाहपुर का किला था वो राम सिंह पठानिया ने कैप्चर कर लिया। ठीक है। इसके बाद क्या होता है कि पहाड़ सिंह इनका मित्र था, इनका एक मंत्री था, जिसने राम सिंह को धोखा दे दिया और फिर जो है वो इनको पकड़ लिया गया अंग्रेजों के द्वारा। ठीक है। जब इनको पकड़ा गया तो वो कांगड़ा किले में इनको काफ़ी टाइम तक जो है वो बंदी बना के रखा गया। देखिए, पहले तो इनको अंग्रेजों ने जो है वो मृत्यु दंड दिया, लेकिन बाद में जो पंजाब का कमिश्नर था, उन्होंने इनकी सज़ा को चेंज करके इनको आजीवन कारावास सुनाया और इनको जो है वो सिंगापुर भेज दिया। कब भेजा, 23 मार्च 1848 को देश से निकाल कर सिंगापुर भेज दिया और वहीं जो है वो फिर इनकी मृत्यु हो जाती है। तो जो नूरपुर में राम सिंह पठानिया जी हैं, उनकी वीरता के जो गीत हैं वो आज भी सुने जा सकते हैं। इसके बाद आ जाता है हमारे पास मेन 1857 की क्रांति।
तो 1857 की इस क्रांति की सबसे पहले जो चिंगारी हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलती है वो कसौली की सैनिक छावनी में देखने को मिलती है। आपको पता है सोलन शिमला वाला ये रीजन है कसौली। तो यहाँ पे जो है वो 20 अप्रैल 1857 को क्या होता है कि अंबाला राइफल के 6 सैनिकों ने जो है वो कसौली पुलिस चौकी में आग लगा दी, क्योंकि 1857 में अक्रॉस द इंडिया जो है वो अगेंस्ट ब्रिटिशर एक सेंटिमेंट क्रिएट हो चुका है और जगह जगह पे अलग अलग तरह से विद्रोह हो रहे हैं। तो उसका इम्पैक्ट यहाँ भी देखने को मिला सबसे पहले कसौली में। तो ये जो न्यूज़ थी कि सैनिकों ने रिवोल्ट कर दिया, ये शिमला पहुंची 12 मई 1857 को। ठीक है। अब जैसे ही शिमला खबर पहुंचती है तो यहाँ भी बहुत सारे ब्रिटिशर्स थे, बहुत सारे लोग जो है वो यहाँ पे काम करते थे ब्रिटिश सरकार के अंडर उस टाइम। तो बहुत सारे ब्रिटिशर्स जो है वो अलग अलग जगह पे जाके छुप गए। अब देखिए 1857 का रिवोल्ट का जो आप ड्रॉबैक देखते हैं, जब आप मॉडर्न हिस्ट्री भी पढ़ते हैं तब भी यही देखते हैं कि पूरा इंडिया एक सेंटिमेंट पे काम नहीं कर रहा था। कुछ लोग जो है वो अगेंस्ट ब्रिटिशर थे, कुछ जो है वो प्रो ब्रिटिशर्स थे। तो यहाँ भी हिमाचल में यही हुआ कि कुछ जो लोग थे वो ब्रिटिशर्स को सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन कुछ इसके एंटी काम कर रहे थे। इसके बाद क्या होता है कि जो नसीरी सैनिक हैं वो कसौली में, आपको पता है उस टाइम नसीरी बटालियन तैनात थी, गोरखा बटालियन थी। और इनको जो है वो 1857 का इम्पैक्ट क्योंकि अम्बाला वाले रीजन में भी आ रहा था, नालागढ़ वाले रीजन में भी आ रहा था, तो उसको दबाने के लिए इन्हें कहा गया कि आप वहाँ जाओ, लेकिन इन्होंने जाने से मना कर दिया। ठीक है। तो अंग्रेजों ने क्या किया कि फिर वो धीरे धीरे शिमला से थोड़े आगे बुशहर वाले रीजन में चले गए। तो जो बुशहर का राजा था वो एकमात्र ऐसा राजा था जिसने कम्प्लीटली अंग्रेजों के विरुद्ध काम किया, उनके अगेंस्ट शत्रुता दिखाई। उस टाइम शिमला का जो डिप्टी कमिश्नर था वो विलियम हे था, और कमांडर इन चीफ तो जो थे वो जनरल एंसन थे। ठीक है। तो आपको पता है कि यहाँ पे इस टाइम ड्यूरेशन में जो है वो हिंदुस्तान तिब्बत रोड का भी काम चला है। ठीक है। तो विलियम हे चाहते थे कि मैं जो है वो इस राजा को पनिश करूं, लेकिन जनरल एंसन के कहने पे जो है वो रुक गए थे कि अगर आप इसके एंटी काम करोगे तो ये जो रोड बन रहा है ये नहीं बन पाएगा। फिर इसके बाद जो है वो राम प्रसाद बैरागी जी के बारे में बहुत चर्चा होती है 1857 के विद्रोह में, और ये स्पाटू के क्रांतिकारी थे। तो जो जनरल जीसी वॉर्नस थे उन्होंने इनको फांसी की सजा सुना दी थी, कैप्चर किया और फांसी दे दी। फिर उस टाइम एक ब्रिग्स थे, विलियम हे थे, और जो मियाँ रतन सिंह थे, उन्होंने जलंधर के क्रांतिकारियों को रोका, क्योंकि जो जलंधर के क्रांतिकारी थे वो नालागढ़ आ गए थे और यहाँ पे उन्होंने काफ़ी लूटपाट करना शुरू कर दी थी। तो उनको रोकने के लिए जो है वो मियाँ रतन सिंह जी को भेजा गया था, और ये कुछ हद तक अपने काम में सक्सेसफुल भी रहे। लेटर ऑन ब्रिटिशर्स ने अपनी बहुत ज़्यादा पावर यूज़ करके इसको सप्रेस कर दिया था। इसी टाइम पीरियड में कुल्लू में क्या हो रहा है कि आपको पता है कि कुल्लू के राजा का कॉन्फ्लिक्ट चला है, वहाँ पे कोई नेक्स्ट हायर नहीं था। ठीक है। तो जो प्रताप सिंह थे और उनका जो साला था वीर सिंह, उन्होंने भी जो है वो 1857 की क्रांति का फ़ायदा उठाना चाहा और अंग्रेजों के अगेंस्ट विद्रोह कर दिया। लेकिन हुआ क्या कि उनको भी कैप्चर करके ब्रिटिशर्स ने फांसी दे दी। चंबा में जो श्री सिंह थे और जो मियाँ औतर सिंह थे, उनके लीडरशिप में जो चंबा के राजा श्री सिंह थे, उन्होंने अपनी सेना भेजी डलहौजी में अंग्रेजों को सपोर्ट करने के लिए। और बिलासपुर में जो हीरा चंद थे, उन्होंने ब्रिटिशर्स की खुल के सपोर्ट की, तो इनको जो है वो ब्रिटिशर्स ने खिल्लत के तौर पे नवाजा और 11 तोपों की सलामी भी दी। तो इस तरह से हमने देखा कि हिमाचल प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में 1857 की क्रांति एक जैसी नहीं देखने को मिलती है। बुशहर जैसे रीजन में इसको एक एंटी सेंटिमेंट की तौर पे देखा जाता है। सोलन शिमला में एंटी सेंटिमेंट था, लेकिन जो चंबा और बिलासपुर वाला रीजन था वो प्रो ब्रिटिशर्स वाला रीजन था। इसके साथ अब हम आगे मूव करते हैं। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। अब देखिए महात्मा गांधी शिमला आते हैं 1921 में। तो सबसे पहले ये 11 मई 1921 को शिमला में आए, और यहाँ पे लाला लाजपत राय, मदन मोहन मालवीय आदि नेता भी इनके साथ उस टाइम आए थे। फिर 13 मई को 1921 को ही इन्होंने लॉर्ड रीडिंग के साथ मुलाकात की थी, और इस मुलाकात में जो है वो इन्होंने
कि उस टाइम जो है वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, आपको पता है कि 1920 के आसपास गांधी जी ने लॉन्च की थी। तो उसी को जो है वो यहाँ भी वो बढ़ावा देना चाहते थे हिमालयन रीजन में। और आपको पता है शिमला इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये उस टाइम इंडिया की समर कैपिटल भी थी। तो मई मीन्स समर टाइम। तो उस टाइम जो है वो यहाँ पे आते हैं और फिर 15 मई 1921 को जो है ईदगाह मैदान में जनसमूह को संबोधित करते हैं और राष्ट्रीय जो विचारधारा चल रही है उसको फैलाने की कोशिश करते हैं। तो मेन इनका टारगेट था कि जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है उसको यहाँ भी फैलाया जाए और यहाँ के लोगों को जो है वो जो राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा है उसके बारे में अवगत करवाया जाए। फिर ये दोबारा आते हैं मार्च 1931 में और इस टाइम जो है वो लॉर्ड इरविन से मिलने ये शिमला आया। इस टाइम इनके साथ पंडित नेहरू, सरदार पटेल साथ में थे। अब देखिए, अब ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे गांधी इरविन पैक्ट हुआ है। ठीक है, गांधी इरविन पैक्ट 24 अगस्त 1931 को जब यहाँ आते हैं तो इरविन गांधी समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए शिमला पहुंचे और उस टाइम इनके साथ नेहरू, पटेल और प्रभा शंकर पटानी भी थे। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि जब मार्च में आए तब प्रभा शंकर पटानी नहीं थे, लेकिन अगस्त में जब आते हैं तो प्रभा शंकर पटानी भी आते हैं गांधी इरविन पैक्ट के बाद। तो इस टाइम जो है वो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी होने वाली है। तो उस चीज़ को भी प्रमोट करने के लिए ये एक बार यहाँ पे आ रही है और ये डिसाइड करना चाहते हैं कि इस पैक्ट के बाद जो है वो राष्ट्रीय आंदोलन की क्या दिशा होगी, ब्रिटिशर्स हमारे लिए कैसे काम करेंगे। तो इस चीज़ के लिए ये दोबारा यहाँ आए। फिर अक्टूबर 1939 में जो है वो आपको पता है कि इंडिविजुअल सत्याग्रह शुरू हो चुका है। मॉडर्न हिस्ट्री में जब आप पढ़ते हैं 1939 के आसपास, उस टाइम पंडित पद्मदेव, श्यामलाल खन्ना जी और शालिग्राम जी जो है वो प्रमुख नेता रहते हैं जिनके साथ गांधी आके मिलते हैं। फिर 1945 से 46 के बीच गांधी दोबारा शिमला आते हैं और 1945 में मनोर विला में रुकते हैं। राजकुमारी अमृत कौर के जो निवास स्थान है उसके ऊपर ठहरते हैं समर हिल में। ठीक है, अब इसके बाद जो है वो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट आ जाता है प्रजामंडल आंदोलन। अब देखिए, देसी जितनी भी रियासतें थी उनमें लोगों को जागरूक करना बहुत ज़रूरी है जब भी कोई आंदोलन होता है। नॉट एट दैट टाइम, इवन एट प्रेजेंट टाइम, जब भी कोई आंदोलन हो तो मास मूवमेंट जब होती है तो लोगों को उस मूवमेंट का जो है वो इंटेंट समझ आना चाहिए, उनके साथ वो जुड़ने चाहिए। ठीक है, तो बहुत सारी प्रजामंडल आंदोलन हुए। उनकी स्थापना जो है सबसे पहले 17 दिसंबर 1927 को मुंबई में ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस के अंडर की गई। ठीक है, राष्ट्रीय लेवल पे ये काम हो रहा है कि प्रजामंडल बनाए जाएं और लोगों को संगठित किया जाए, लोगों को जागरूक किया जाए। हिमाचल में सबसे पहले कहाँ होती है? सिरमौर में, हिमाचल प्रदेश में पहला प्रजामंडल स्थापित होता है और जिसके संस्थापक थे पंडित राजेंद्र दत्त चौधरी, शेरजंग मास्टर और चतर सिंह जी। ठीक है, इसके अलावा जो है वो इसका हेडक्वार्टर पांवटा में होता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि आप जब आगे और आंदोलन पढ़ेंगे तो आपको कन्फ्यूज़न हो सकता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि हिमाचल प्रदेश का सबसे पहला प्रजामंडल सिरमौर में बनाया गया था जिसका हेडक्वार्टर पांवटा में था और जिसके संस्थापक जो है वो पंडित राजेंद्र दत्त चौधरी, शेरजंग मास्टर जी और चतर सिंह जी थे। इसके अलावा भी कुछ लोग थे लेकिन मेन हम यही 3 याद रखेंगे। इसके बाद 12 अक्टूबर 1930 को जो है पंजाब तथा पहाड़ी रियासती प्रजा का प्रथम सम्मेलन लुधियाना में होता है और इसका मुख्यालय जो है वो पांवटा में स्थापित किया जाता है। पंडित शिवानंद रमोल जी जो है वो ज्वाइन करते हैं सिरमौर एसोसिएशन को दिल्ली में, जो कि फिर यहाँ आके उसको ज़्यादा बढ़ावा देते हैं कि यहाँ भी प्रजामंडल बनाया जाएगा। फिर उसके बाद बात आती है मंडी प्रजामंडल की। 1936 में इसकी स्थापना स्वामी पूर्णानंद जी करते हैं जो कि इसके अध्यक्ष रहते हैं और बाद में जब ये प्रजामंडल बनता है 1936 में तो जो मंडी के राजा है वो इसके ऊपर रोक लगा देते हैं। इसी टाइम पीरियड में 1936 में चंबा सेवक संघ भी बनता है और 1937 में जो है वो धामी प्रेम प्रचारणी सभा बनती है। अब देखिए, जो बाबा नारायण दास थे वो इसके अध्यक्ष थे। पंडित सीताराम जी मंत्री थे और इनका मेन जो उद्देश्य था वो सामाजिक सुधार करना था। ठीक है, जो शिमला के पंडित पद्मदेव जी हैं, भागमल सौठा जी हैं,
और मंडी के परमानंद जी हैं। सिरमौर के जो है वो ठाकुर हितेंद्र, और बिलासपुर के सदाराम चंदेल, गुलाब रसूल और पृथ्वी सिंह जी, ये सब जो है वो प्रजामंडल की जो एक कॉन्फ्रेंस जलंधर में हो रही थी उसको अटेंड करके आए थे। तो इस तरह की सभाएं जो हैं वो यहाँ आके बना रहे थे। धामी प्रेम प्रचारणी सभा का अगर आपसे अध्यक्ष पूछेंगे तो आप कहेंगे पंडित सीताराम, सॉरी, बाबा नारायण दास जी थे। और अगर मंत्री तो पंडित सीताराम जी। हालांकि जो धामी गोली कांड हुआ था उसमें नेतृत्व पंडित सीताराम जी कर रहे थे। ठीक है। इसके बाद बघाल प्रजामंडल 1938 में बनता है 11 अगस्त को, जिसमें जीवाणु राम चौहान जी इसके अध्यक्ष बनते हैं और बघाल प्रजामंडल की स्थापना करते हैं। भागमल सौठा जी जो है वो जुब्बल में प्रजामंडल का गठन करते हैं। तो इस तरह से आप याद रखिएगा कि सिरमौर में किसने किया, पंडित राजेंद्र दत्त चौधरी ने किया। ठीक है। मंडी में स्वामी पूर्णानंद जी ने किया। धामी में बाबा नारायण दास जी ने किया। बघाल में जीवनू राम चौहान जी ने किया। और भागमल सौठा जी जो हैं वो जुब्बल से रिलेटेड हैं। इस तरह से आपको ये चीज़ें याद ही करनी पड़ेंगी और कोई अल्टरनेटिव नहीं है। इसके बाद जो है वो देखिए हम स्थानीय जन आंदोलन के ऊपर आते हैं। तो सबसे पहले दुम आंदोलन पढ़ते हैं। 1859 के आसपास जो है ये आंदोलन होता है सबसे पहले। और कहाँ होता है, बुशहर में। बुशहर में इसकी शुरुआत होती है। क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पे जो है वो एक तहसीलदार थे श्यामलाल जी, जिनके द्वारा ज़मीन की पैमाइश मतलब बंदोबस्त किया जा रहा था। तो आपको पता है कि पहले जो ज़मीन थी वो इतनी वेल डिफाइंड जो तरीके से अलग अलग नहीं थी। सिर्फ ऐसे एक डायरेक्शन दी जाती थी कि ये 2 खेत जो है वो तुम्हारे हैं, वो इससे परले वाले जो हैं वो किसी और के हैं। तो एक उनका प्रॉपर मेजरमेंट नहीं था। तो जब भी कोई चेंज आता है तो उसके अगेंस्ट एक सेंटिमेंट होता है। तो तहसीलदार श्यामलाल जी जो थे ये पैमाइश कर रहे थे, बंदोबस्त कर रहे थे। इनके अगेंस्ट जो है वो लोगों में बहुत क्रोध बना भर गया था। तो जो बुशहर का मुख्य केंद्र जो रोहड़ू वाला रीजन था वहाँ ये शुरू हुआ। और दुम में करते क्या थे लोग कि अपना सारा काम धंधा छोड़ के जो है वो जंगल चले जाते थे। ठीक है। जंगल चले जाएंगे और कोई काम नहीं करेंगे तो स्टेट की जितनी भी एक्टिविटीज थी वो एक तरह से रुक जाती थी। ये लोगों का अपना गुस्सा जाहिर करने का एक तरीका था। और ये विरोध का बहुत ही अनोखा तरीका था। तो इसको जो है वो आप नॉन कॉपरेशन मूवमेंट भी कह सकते हैं हिल स्टेट्स का। ये एग्जाम्पल आपसे क्वेश्चन में पूछ लेते हैं कि हिमाचल प्रदेश का कौन सा जो लोकल जन आंदोलन था वो नॉन कॉपरेशन का एक टाइप है। ठीक है। तो आप कहेंगे दूम आंदोलन। उसके बाद जो है वो नेक्स्ट आ जाता है आपके पास जुग्गा या डांडरा। अब ये दोनों ही जन आंदोलन जो है वो बिलासपुर में देखने को मिलते हैं। जुग्गा जो आंदोलन होता था इसमें कोई व्यक्ति अगर उसकी मांगे नहीं मानी जा रही हैं, कोई ग्रुप ऑफ पीपल अगर उनकी बात नहीं सुनी जाती थी, तो एक घास फूस का जो है वो एक झोपड़ा बनाया जाता था और उसमें जो है वो एक व्यक्ति आके बैठ जाता था, जिसमें उसका पूरा परिवार भी होता था। भेड़ बकरियां होती थी, जो जानवर उसने पाल रखे हैं वो सब जो हैं वो उस झुंगी में आके बैठ जाते थे। फिर राजा को जो है वो एक अल्टीमेटम दिया जाता था कि आप अगले 5 दिन में हमारी समस्या का समाधान दीजिए या हमारी समस्या सुनिए। अगर वो 5 दिन तक नहीं सुनता था तो उस पूरी झुग्गी को जो है वो आग के साथ जला दिया जाता था। वो व्यक्ति भी उसी में जल जाता था, जो उसके साथ जानवर और बाकी लोग होते थे वो भी जल जाते थे। फिर भी अगर राजा ना सुने तो नेक्स्ट पर्सन आता था और वो जो है वो उस झुग्गी में अपना स्थान लेता था। और ये इस तरह से कंटिन्यू रहता था जब तक उनकी डिमांड्स सुनी नहीं जाती थी, मानी नहीं जाती थी। फिर दूसरा आता है डांडरा। तो डांडरा जो है ये हल्ला गुल्ला करते थे इसमें लोग, ये भी लोगों का विद्रोह शो करने का एक तरीका था। और इसमें जो है वो ये असहयोग आंदोलन का एक टाइप है। 1884 में एक ऐसा इंसिडेंस होता है जिसमें गेडवी के जो ब्राह्मण थे उन्होंने जुग्गा प्रदर्शन किया था और उनको इंस्टिगेट किया था, उनको भड़काया था मियाँ काहन सिंह ने। ठीक है। तो ये पूछ सकते हैं कि 1884 में जो गेडवी में ब्राह्मणों ने जुग्गा आंदोलन किया था उसमें किसने उनको भड़काया था, तो मियाँ काहन सिंह जी आप कहेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है रामपुर शहर में 1855 में 59 में
जो मज़दूर लोग थे उनमें बहुत ज़्यादा क्रोध भरा हुआ था, क्योंकि उनकी जो नियुक्ति की जाती थी मज़दूरों की राज कार्य के लिए, किसी भी कार्य के लिए, उसमें बहुत ज़्यादा मनमानी हो रही थी, फेयर तरीके से जो है वो चीज़ें नहीं हो रही थी। तो पंडित पद्म देव जी जो शिमला में थे, उन्होंने इसके अगेंस्ट आवाज़ उठाना शुरू किया और आंदोलन शुरू कर दिया, जिसमें इन्होंने अपना हेडक्वार्टर शिमला में बनाया। और इन्होंने किस किस चीज़ को अपने विद्रोह का जो है वो कारण बताया, वो था रीत, छुआछूत और बाल विवाह। ठीक है। अब दुम आंदोलन को हिमाचल का असहयोग आंदोलन भी कहा जाता है, कि मैं आपको बता चुकी हूँ। और 1921 में अब इनके अगेंस्ट सिर्फ अगर पंडित पद्म देव जी बोलेंगे तो कोई नहीं सुनेगा। ठीक है। क्योंकि अभी ये बिल्कुल ही यंग पंडित हैं, इनकी इतनी कोई पहचान नहीं है। तो इन्होंने क्या किया कि जो सत्यानंद स्टोक्स जी थे, उनको जो है वो सैमुअल इवान स्टोक्स वैसे इनका नाम था। तो ये इंग्लिश ब्रिटिशर्स थे, तो इनको जो है वो हिंदू रीति रिवाज समझाए, हिंदू कल्चर समझाया और हिंदुइज्म में कन्वर्ट होने में करने में जो है हेल्प की। फिर सत्यानंद स्टोक्स जी ने जो है वो इनको सपोर्ट किया, और फिर इनके एफर्ट से 1921 में जो शिमला में बेगार प्रथा थी वो हटाई गई। और ये जो बाल विवाह वाला और बेगार वाला काम था, इसको भी खत्म किया गया। फिर आता है मंडी का षड्यंत्र 1914 से 15 के बीच। और ये जो है वजीर उपाध्याय जीवानंद जी थे, पाधा जीवानंद जी थे। उनके प्रशासन से लोग बहुत निराश थे, और वहाँ पे जो है वो बेकार प्रथा भी बहुत बढ़ गई थी। तो बहुत ही अमानवीय व्यवहार जो है वो लोगों के साथ किया जाता था। तो जो मुख्य नेता थे इस षड्यंत्र में, वो शोभा राम जी थे। और ये जो है षड्यंत्र इसलिए हुआ क्योंकि गदर पार्टी के बहुत से लोग जो हैं वो अमेरिका से वापस आए थे। तो उसका प्रभाव जो है वो मियाँ जवाहर सिंह पे और मंडी की रानी खैरगढ़ी के ऊपर पड़ा। तो लोग जो हैं वो उन्हें पता लगा कि हमारे राइट्स भी कुछ होते हैं, तो इन्होंने जो है वो विद्रोह कर दिया। अब इस विद्रोह के चलते क्या हुआ कि मियाँ जवाहर सिंह और रानी खैरगढ़ी के अलावा 5 लोग जो थे उनको कैप्चर करके राजा ने जो है वो उम्र कैद की सज़ा दे दी और रानी को देश निकाला दे दिया। ठीक है। और इस सारे सिनेरियो में जो भाई हिरदा राम थे, उन्होंने बहुत ही मेन भूमिका निभाई। 1945 में जो है वो मंडी का जो प्रजामंडल था उसको मान्यता दे दी गई। और इस तरह से हमने मेन मेन लोकल जन आंदोलन पढ़ लिए। अब देखिए, एक होता है धामी गोलीकांड। अभी हमने धामी प्रेम प्रचारिणी सभा के बारे में पढ़ा। अब देखिए, प्रेम प्रचारिणी सभा तो बन गई है 1937 में। ठीक है। और इनका मेन टारगेट क्या है कि हमने समाज में सुधार लेके आना है, जो कुरीतियाँ हैं उनको ख़त्म करना है, और लोगों का जो है वो शासन में कुछ सही हो, इसके लिए काम करना है। तो 13 जुलाई 1939 को क्या होता है कि धामी रियासत प्रजामंडल में इसे बदल दिया जाता है प्रेम प्रचारिणी सभा को, क्योंकि प्रजामंडल का दौर चल रहा है। पहले प्रेम प्रचारिणी सभा थी, अब उसको प्रजामंडल में बना दिया गया। और उसके जो अध्यक्ष थे वो सीताराम जी थे। और उस टाइम जो राजा यहाँ पे थे दामी के, वो थे राणा दिलीप सिंह। ठीक है। तो सीताराम जी की अध्यक्षता में जो है वो राणा दिलीप सिंह के सामने लोगों ने अपनी 3 मांगे रखी। अब ये 3 मांगे क्या थी कि बेकार प्रथा को ख़त्म करो, जो भूमि के ऊपर राजस्व लिया जा रहा है, टैक्स लिया जा रहा है, उसे कम करो, और जो धामी प्रजामंडल है उसको मान्यता दो, हमारी बात सुनी जाए, इसको पावर दी जाए। ये इनकी 3 डिमांड्स थी। ठीक है। फिर 16 जुलाई 1939 को भागमल सौठा जी के नेतृत्व में 7 सदस्यों का जो प्रतिनिधित्व मंडल था वो राणा के सामने रवाना होता है अपने डिमांड्स को लेके। अब घटना क्या होती है कि घनाटी में जब पहुंचते हैं तो भागमल सौठा जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। ठीक है। और ये जो है वो कांग्रेस का झंडा लेके आगे बढ़ रहे थे, क्योंकि प्रजामंडल किसका ब्रेन चाइल्ड है? पंडित नेहरू जी का। और उस टाइम के जो मेन लीडर, कांग्रेस लीडर्स थे, उनका ब्रेन चाइल्ड जो है वो प्रजामंडल है। और कांग्रेस का झंडा लेके ये अपनी डिमांड्स को लेके राणा दिलीप सिंह के पास जा रहे थे। अब राणा ने देखा कि जैसे ही भागमल सौठा को उन्होंने बंदी बनाया, तो लोग पागल हो गए, वो एकदम से अटैक करने लगे राजा को। तो राजा जो है वो डर गया और उसने जो है वो गोली चलाने का आदेश दे दिया। अब हुआ क्या, इस सब इंसिडेंट्स में 2 लोग मारे गए, श्री उमादत्त जी और श्री दुर्गा सिंह जी मारे गए। ठीक है। अब लोग तो पीसफुली अपनी बात जो है वो राणा के सामने रखने जा रहे थे, चुपचाप पैदल चल रहे थे एक झंडा लेके। लेकिन
राणा ने जो है वो रिटेलिएट किया, 2 लोग मारे गए। लोग तो इधर-उधर भाग गए, तो इस घटना की जो है वो सूचना गांधी और नेहरू को भेजी गई पत्र लिख के कि देखिए ऐसा-ऐसा हो गया है। तो नेहरू ने जो है वो शांति स्वरूप जी को जो है वो यहाँ भेजा कि आप इस पूरे इंसिडेंट्स को कवर करो और उसकी रिपोर्ट जो है वो यहाँ दो, ताकि आगे क्या करना है वो देखा जाए। तो इस तरह से धामी गोलीकांड के बारे में हमने पढ़ लिया, 1939 में हुआ था। 2 लोग इसमें मारे गए, श्री उमादत्त जी और दुर्गा सिंह जी, और जो नेतृत्व कर रहे थे वो भागमल सौठा जी थे। जो धामी रियासत प्रजामंडल के अध्यक्ष थे वो सीताराम जी थे। तो ये सब चीज़ें हम इसमें याद रखेंगे। इसके बाद देखिए बिलासपुर में भी संघर्ष हुए अलग-अलग टाइम पे। तो 1905 में जो है वो सबसे पहले भूमि राजस्व समझौता पारित हुआ। ठीक है? और इसके बाद 1930 में जो है वो भूमि बंदोबस्त अभियान शुरू किया गया। सबसे पहले तो देखिए कि लैंड के ऊपर टैक्स लगाया जाएगा। लैंड के ऊपर टैक्स लगाना है तो लैंड को वेल डिफाइन करना भी ज़रूरी है, उसका बंदोबस्त करना ज़रूरी है। फिर 9 जनवरी 1933 को जो राजा आनंद चंद थे, आपको पता है लास्ट ही राजा हैं बिलासपुर के, तो इन ये अपने फुल स्विंग के साथ जो है वो इन 2 नीतियों को यहाँ पे लागू करते हैं भूमि बंदोबस्त की। तो उसके लिए ये दमन और सुधार, इसकी जुड़वा नीति को फॉलो करते हैं, रिप्रेशन एंड रिफॉर्म। ठीक है? कि अगर लोग नहीं मान रहे हैं टैक्स देने के लिए तो ज़बरदस्ती पहले लैंड को जो है वो डिवाइड किया जाए और फिर टैक्स लिया जाए। ठीक है? 1945 में जो है वो श्री दौलत राम संख्यान, नरोत्तम दत्त शास्त्री और देवी राम जो है वो उपाध्यक्ष बनते हैं। AISPC अधिवेशन उदयपुर में ये अटेंड करके आते हैं और इनको भी जो है वो प्रजामंडल के बारे में पता लगता है कि प्रजामंडल जैसी कोई चीज़ है। ठीक है? तो ये आके यहाँ पे एक प्रजामंडल बनाते हैं। फिर 21 दिसंबर 1946 को क्या होता है, सत्याग्रह शुरू हुआ, जो बुरी तरह दबाया गया। ठीक है? किसके द्वारा? जो यहाँ के राजा आनंद चंद थे, उन्होंने स्वाधीन कहलूर दल बनाया और उन इस दल के अंडर जो है वो लोगों को भेजा गया और जो प्रजामंडल का सपोर्ट कर रहे थे उनको दबाया गया। फिर 15 अप्रैल 1948 को विलय पत्र पर हस्ताक्षर हुए और 1 जुलाई 1954 को बिलासपुर को हिमाचल प्रदेश में शामिल कर लिया गया। ठीक है? इस तरह से बिलासपुर का टेन्योर रहता है प्रजामंडल के एस्पेक्ट में। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं मंडी और सुकेत की क्रांति। अब देखिए सुकेत में जन आंदोलन 1862 में होता है। क्यों? क्योंकि उस टाइम राजा उग्रसेन है और उनका जो वजीर नरोत्तम है, उनका व्यवहार प्रजा के साथ बहुत ही क्रूरतापूर्ण था। तो अत्याचारी जो है वो प्रशासन हो गया था, जनता बहुत दुखी थी। तो इन्होंने क्या किया कि कुछ ब्राह्मणों को दंड दिया था बिना मतलब से। ठीक है? अब अंत में जो वजीर नरोत्तम है उसको राजा को हटाना पड़ता है क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा करप्ट हो चुका है और उसकी जगह जो है वो धुगल को जो है वो वज़ीर बनाया जाता है। और इसका जो पूरा जन आंदोलन होता है, वहाँ भी जो है वो दुम फॉलो किया जाता है। लोग जो है वो अपनी दुम दबा के जंगल में चले जाते हैं ताकि राजा का कोई काम ना हो। ठीक है? फिर आता है सुकेत में 1947 का आंदोलन और इसमें जनता की क्या माँग थी कि हमें जो है वो एक ज़िम्मेवार सरकार बनाने की आज़ादी दी जाए। ठीक है? तो 1945 में प्रजामंडल को मान्यता मिल चुकी थी और मियाँ रतन सिंह जी जो थे वो इसके अध्यक्ष थे और सत्याग्रह की शुरुआत करने की पूरी तैयारी कर चुके थे लोग। तो 1947 में जो है वो अपनी अलग ज़िम्मेवार सरकार बनाने के लिए लोगों ने एक सत्याग्रह किया था। फिर नालागढ़ आंदोलन आता है 1877 में। इस टाइम राजा ईश्वरी सिंह है और वजीर जो है वो गुलाम कादिर खान है। इनके अगेंस्ट लोगों ने ये सत्याग्रह किया, ये आंदोलन किया। मुख्य कारण था कि प्रजा पे बहुत ज़्यादा नए टैक्स लगाए गए थे और जो लैंड टैक्स था उसमें इंक्रीज़ किया गया था। तो जो अंग्रेजी सरकार के सुप्रीटेंडेंट थे वो हिल स्टेट पुलिस दल लेके जो है वो नालागढ़ आए। तो लोगों ने अपनी मांगे मनवाई और राजा ने जो है वो वजीर को निकाल दिया और लगान जो है वो कम कर दी, तब जाके ये आंदोलन बंद हुआ नालागढ़ का। इसके साथ जो है वो अब हम देखते हैं हिमालयन रियासती प्रजामंडल HRPM। तो इसका गठन दिसंबर 1938 में हुआ और इसका मेन जो
कारण था वो ये था कि पहाड़ी सामाजिक और राजनीतिक जो गतिविधियां हो रही हैं उनके ऊपर नज़र रखी जा सके। कहाँ मतलब लोगों को आवाज़ को दबाया जा रहा है, क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है, उन सब चीज़ों को जो है वो देखना। इसके जो निर्माता थे वो थे चिरंजी लाल वर्मा, भागमल सोठा, पंडित पदम देव, गोविंद सिंह, सूरत प्रकाश ठियोग से और देवीदास मुसाफिर मधान से। ठीक है। इसके सचिव थे पंडित पदम देव और इसका नारा था भाई दो ना पाई। ठीक है। हिमालयन रियासती प्रजामंडल का नारा था भाई दो ना पाई। ना ही अपना कोई भाई बेकार करने के लिए दो और ना ही कोई नाजायज टैक्स जो है वो सरकार को दो। ये भी जो है वो सिविल डिसोबीडियंस का एक फॉर्म था। तो ध्यान रखिएगा, अगर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का एग्जाम्पल पूछेंगे तो आप कहेंगे दुम, जो दुम सत्याग्रह होते थे, या झुग्गा या डांडरा होता था वो। और अगर आपसे पूछेंगे कि सिविल डिसोबीडियंस का जो एक्सटेंशन है वो हिमालयन रीजन में क्या था, तो वो हिमालयन रियासती प्रजामंडल का एस्टेब्लिशमेंट होना था। ठीक है। और शिमला में जो इसको एक कर्मचारी थे वो थे पंडित पदम देव, पंडित ज्ञान श्याम जी और सत्यदेव शहरी जी। फिर एक आंदोलन और आता है चंबा का आंदोलन। तो इसमें जो है वो अन्यायपूर्ण तरीके से राजस्व इकट्ठा किया जाता था और बेकार प्रथा हो रही थी, उसके लिए चंबा में आंदोलन हुए। 1932 में जो है द चंबा पीपल डिफेंस लीग की स्थापना की गई, जिसका हेडक्वार्टर जो है वो लाहौर में था। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि द चंबा पीपल डिफेंस लीग का हेडक्वार्टर कहाँ था। आपको चार एग्जांपल दे देंगे कि एक डलहौजी हो गया, एक चंबा हो गया, एक कांगड़ा हो गया और एक लाहौर हो गया। तो वाई विल यू थिंक कि चंबा आंदोलन जो चंबा पीपल डिफेंस लीग है उसका हेडक्वार्टर लाहौर होगा। ठीक है। तो कीप शार्प आई ऑन दीज फैक्ट्स। 1936 में चंबा सेवक संघ बनाया गया और चंबा शहर की जो भयानक आग में लोग, बहुत सारे लोग प्रभावित हो चुके थे, उनकी हेल्प करने के लिए बनाया गया था। फिर चंबा रियासती प्रजामंडल की स्थापना होती है, चंबा स्टेट पीपल फेडरेशन बनती है 1947 में, और चंबा को जो है वो भारतीय यूनियन में 15 अप्रैल 1948 को मिलाया गया। उसके अलावा जो है हिमाचल हिल स्टेट रीजनल काउंसिल की स्थापना 1946 में हुई थी। ठीक है। अब इसके बाद हम कुनिहार का संघर्ष और सिरमौर के सत्याग्रह के बारे में पढ़ लेते हैं। तो देखिए, कुनिहार प्रजामंडल 1939 में बना। ध्यान रखिएगा, धामी गोलीकांड कब हुआ था? 1939 में। और वो धामी प्रेम प्रचारणी सभा कब बनी थी? 1937 में। उसी टाइम कुनिहार में प्रजामंडल बना जब धामी गोलीकांड हुआ, और सिरमौर में सत्याग्रह हुआ 1939 में। ठीक है। 1920 में जो प्रशासन था वो राणा हरदेव सिंह के अत्याचारों से बहुत ज़्यादा परेशान था। तो जो कुनिहार के बाबू कांशीराम और कोटगढ़ के सत्यानंद स्टोक्स थे, इन्होंने पहाड़ी रियासतों में बेगार के खिलाफ आवाज़ उठाना शुरू कर दी थी। और 1939 में बाबा कांशीराम और गौरी शंकर की अध्यक्षता में कुनिहार प्रजामंडल स्थापित होता है। तो ये ध्यान रखिएगा, इसके अध्यक्ष कौन थे कुनिहार प्रजामंडल के? कौन थे? बाबा कांशीराम और गौरी शंकर जी। अब मुख्य मांगे क्या थी कि राजनीतिक जो कर्मचारी थे उनको रिहा किया जाए। जो भी लोग आंदोलन कर रहे थे उनको कैप्चर करके जेल में डाल दे रहे थे, तो उनको जो है वो रिलीज़ किया जाए। भूमि राजस्व में जो है वो 25% कटौती की जाए। जो प्रजामंडल पे रोक लगाई जा रही है उसको हटाया जाए, और एक सुधार समिति की स्थापना हो जो कि यहाँ पे गलत रीतियाँ फॉलो हो रही हैं, लोगों का शोषण हो रहा है, कैसे सुधार किया जाए उसके बारे में सजेशन दे सके। अब राणा ने जो है वो मांगे मान ली और 9 जुलाई 1939 को प्रजामंडल को स्वीकृति मिल गई, और इस तरह से कुनिहार में पहला प्रजामंडल एस्टेब्लिश हुआ। ठीक है। फिर आता है सिरमौर सत्याग्रह। 1939 में सिरमौर प्रजामंडल की स्थापना भी हुई। ठीक है। अब इसके नेता जो हैं वो चौधरी शेरजंग हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन है। ठीक है। अन्य मुख्य नेता जो है वो शिवानंद रमौल हैं, देवेंद्र सिंह हैं, नाहर सिंह हैं, नगेंद्र सिंह हैं और हरीश चंद हैं। अब 1915 से 16 में सिरमौर के जो चौधरी शेरजंग हैं, इन्होंने कांग्रेस से मदद ली, और कांगड़ा से जो है वो लाला बख्शी राम, सिरमौर के देशभक्त पंडित राजेंद्र दत्त शास्त्री, इनका जो है वो महत्वपूर्ण योगदान रहा सिरमौर के सत्याग्रह में। ठीक है। इसके साथ जो है वो अब हम नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट पे आ जाते हैं। HHS
आरसी के ऊपर, हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल। फरवरी 1948 पे हम आके पहुंच गए हैं। तो ये जो है, इन्होंने हिमालयन प्रांत में एक अस्थाई सरकार स्थापित की। ठीक है। अब लोगों ने बोला कि हमें राजा नहीं चाहिए, हम अपनी सरकार अपने हिसाब से चलाएंगे। तो इसका हेडक्वार्टर जो है वो शिमला में रखा गया। अब इसके अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित शिवानंद रामोल थे, सिरमौर के। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल के अध्यक्ष कौन थे? पंडित शिवानंद रामोल जी। और अन्य सदस्य कौन थे? सदाराम चंदेल थे बिलासपुर के, पद्मदेव रोहड़ू के, और मुकुंद लाल सुकेत के। फिर 18 फरवरी 1948 को पहला जो निशाना था वो सुकेत को किया गया, और पंडित पद्मदेव जी को जो है वो नेतृत्व दिया गया कि आप एक अहिंसा यात्रा यहाँ निकालिए और लोगों की फ्रीडम के लिए जो है वो काम कीजिए। 23 अप्रैल 1948 को राजा लक्ष्मण सेन ने सरकार से सेना भेजकर क्रांति को रोकने की अपील करी, और 8 मार्च 1948 को शासकों ने यूनियन में शामिल होने के लिए एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए थे, जिसके बारे में अभी हम एक बार फिर से इसको पढ़ेंगे, एक अलग एंगल से देखेंगे, तब आपको ये बात 8 मार्च 1948 वाली समझ आ जाएगी। और फिर 24 मार्च 1948 को आपको पता है कि राज्य के जितने भी यूनियन मंत्रालय ने राजाओं को दिल्ली में इस सम्मेलन में बुलाया था, उसमें हिमाचली राजाओं ने जो है वो नेतृत्व मंडी के राजा जोगिंदर सेन ने किया था, और इसके ऊपर जो है वो उन्होंने हस्ताक्षर करके बाद में हिमाचल को इंडिया में शामिल होने के लिए सहमति दे दी थी। ठीक है। अब देखिए, कुछ सम्मेलन भी हुए यहाँ पे आंदोलनों के अलावा। तो देखिए, ताल सम्मेलन होता है 1927 में, और ये सुजानपुर के ताल नाम के स्थान पे होता है। इसके प्रमुख जो है वो ठाकुर हजार सिंह तथा बाबा कांशीराम थे। बाबा कांशीराम कौन? जिनको पहाड़ी गांधी भी कहते हैं। और ये जो कॉन्फ्रेंस थी वो नेशनल आंदोलन से प्रभावित होके की गई थी। जो बाबा कांशीराम थे, उन्होंने इस कॉन्फ्रेंस में शपथ ली थी कि जब तक भारत स्वतंत्र नहीं होता वो काले कपड़े ही पहनेंगे। और जो पहाड़ी गांधी की पदवी थी वो गदरी वाला सम्मेलन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इनको दी थी। ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन है कि पहाड़ी गांधी जो है वो कब कहा गया बाबा कांसीराम जी को? तो आप कहेंगे कि पंडित जवाहरलाल जी नेहरू जी ने इन्हें गदरी वाला कॉन्फ्रेंस में कहा था। फिर ठाकुर हजारा जो है, इनके दिमाग में एक अलग ही खिचड़ी बन रही थी। यहाँ पे लोग जो है वो स्वतंत्र होने की कोशिश कर रहे हैं, और जो ठाकुर हजार सिंह जी कांगड़ा के नेता थे उस टाइम, इन्होंने बोला कि मुझे अलग ही पहाड़ी राज्य बनाना है 1946 में। तो इस तरह के भी लोग बीच में होते हैं, हमें उनके बारे में भी जानना ज़रूरी है। फिर आती है गदर पार्टी। गदर पार्टी और हिमाचल प्रदेश का क्या कनेक्शन है? तो देखिए, 1913 में आपको पता है कि लाला हरदयाल ने गदर नामक एक समाचार पत्र शुरू किया था, और अमेरिका में इंडियन एसोसिएशन स्थापित की थी। बाद में इसी इंडियन एसोसिएशन को जो है वो गदर पार्टी का नाम दिया गया था। 1913 में जो मंडी के एक हरदेव इंसान थे, जो यहाँ के एक अध्यापक थे, इन्होंने अपनी नौकरी छोड़ी और ये शिंगाई चले गए, और डॉक्टर मथुरा सिंह से मिलके ये जो है वो गदर पार्टी में शामिल हो गए। फिर ये वापस आते हैं, वापस मंडी आते हैं, और मंडी जो षड्यंत्र हो रहा है 1914-15 जो हमने सुना, जिसमें रानी खैरगढ़ी को जो है वो ये देश निकाला दे देते हैं, तो ये वहाँ से आते हैं, यहाँ पे लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं, और जो गदर पार्टी के लोग थे अमेरिका से, वहाँ से ये वापस आके यहाँ के लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं। और फिर भाई राम ने रास बिहारी बोस के साथ गदर पार्टी के लिए सराहनीय कार्य किए, और यहाँ पे जो है वो बहुत सारे रिवोल्ट्स भी ऑर्गेनाइज किए। इसके बाद जो है वो मेन अगर व्यक्तित्व देखें हम, तो अभी तक हमने पढ़े राम सिंह पठानिया, नूरपुर के। इन्होंने जो वो अंग्रेजों के अगेंस्ट लड़ाई लड़ी, और फिर सिंगापुर में इनको भेज दिया गया था, जहाँ इनकी मृत्यु हो जाती है। फिर भागमल सौठा जी की बात की जाए तो ये मल्टी डायमेंशनल एक नेता थे, यहाँ के HRPM के अध्यक्ष रहे, धामी आंदोलन में एक्टिवली पार्टिसिपेट किया, इनकी अध्यक्षता में जो है वो रैली जा रही थी। बघाल प्रजामंडल के एस्टेब्लिशमेंट के लिए कार्य किया, और इम्पीरियल होटल को जो है वो स्वाधीनता मुख्यालय बनाया। इसके बाद बाबा कांसीराम, आपको पता है, पहाड़ी गांधी ताल सम्मेलन के साथ जो है वो इनका कनेक्शन है, जहाँ इन्होंने बोला कि मैं काले कपड़े पहनूंगा। और
जन जागरण के लिए जो है इन्होंने काम किया। फिर शोभाराम जो है मंडी षड्यंत्र के साथ आपको पता है कनेक्टेड है, और जीसी वार्नस ने जो है वो इनको फांसी दे दी थी। फिर पंडित पद्म देव आपको पता है एचआरपीएम के साथ रिलेटिव थे, उसके अध्यक्ष भी रहे हैं। रोडूप शहर वाले क्षेत्र में ये एक्टिवली इन्होंने काम किया, और एसआरसी में भी मुख्य भूमिका निभाई। डॉक्टर वाई एस परमार जो है वो इनको हिमाचल का निर्माता कहा जाता है। सोलन विधानसभा से आते हैं, एआईएसपीसी के साथ रिलेटेड है, और हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री है। तो देखिए डॉक्टर वाई एस परमार का यहाँ क्या कंट्रीब्यूशन रहा है वो भी हम देखेंगे। इससे पहले सोलन विधानसभा और विलय के बारे में अगर हम जान लें तो 26 से 28 जनवरी 1948 को क्या हो रहा है कि सोलन में एक प्रजामंडल की बैठक बुलाई जाती है, जिसके जो अध्यक्ष होते हैं वो राजा दुर्गा सिंह होते हैं बघाट के। ठीक है, तो राज्यों ने, जितने भी राज्य थे, उन्होंने एक होने का निर्णय यहाँ पे लिया कि 8 लोगों की जो सदस्यता थी वो इस समिति में दर्ज की जाती है, और ये डिसाइड करते हैं कि हम एक इकट्ठा जो है वो इकट्ठे हो जाएंगे एक राज्य में। तो जो इसके उपाध्यक्ष थे वो ठाकुर सेन नेगी जी थे। और 26 जनवरी 1948 को क्या होता है कि जो एआईएसपीसी है वो दिशा निर्देश देती है एक मीटिंग के। ठीक है, जो एआईएसपीसी है इसकी फुल फॉर्म है आपके पास ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस। ठीक है, अब राजा लोग क्या बोल रहे हैं कि हम इकट्ठा होना चाहते हैं और एक राज्य बनाने चाहते हैं, लेकिन डॉक्टर वाई एस परमार जी क्या कहते हैं कि जनता को फिर जो है वो शक्तियां देनी चाहिए। फिर कोई राजा नहीं रहेगा अगर आप इकट्ठे हो जाएंगे। ठीक है, तो जनता को शक्तियां दो, एक संयुक्त हिमालयन प्रांत बनाकर अकेले अकेले राज्यों का अस्तित्व समाप्त करो, तभी जो है वो मैं मानूंगा कि आप लोग इकट्ठा हो रहे हैं। ठीक है, फिर 24 मार्च 1948 को जो राज्य के यूनियन मंत्रालयों के राज्य थे उन सबको जो है वो दिल्ली सम्मेलन में बुलाया जाता है। अब ये वो वाला सम्मेलन हो रहा है जहाँ पे भारत एक पूरे यूनियन के तौर पे इकट्ठा हो रहा है। छोटे बड़े जो राज्य और रजवाड़े थे उनको इकट्ठा करके इंडिया में शामिल किया जा रहा है, उनका ओपिनियन लिया जा रहा है कि आप इंडिया में रहेंगे या पाकिस्तान में रहेंगे। तो इस तरह का जो है वो पूरा माहौल इस टाइम कंट्री में देखने को मिल रहा है। तो ये सब जो राज्य हैं वो यूनियन मंत्रालय में चले जाते हैं भारत में शामिल होने हेतु। ठीक है, और 8 मार्च 1948 को शासकों ने यूनियन में शामिल होने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन था उसके ऊपर साइन कर दिए, सहमति पत्र के ऊपर हस्ताक्षर कर लिए। तो ये वो 24 मार्च और 1948 का समय है जिसके बारे में हम ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं। अब देखिए कांग्रेस और हिमाचल प्रदेश का क्या रिलेशन है। तो आईएनसी की कल्पना एओ ह्यूम ने 1885 में शिमला में बैठ के की थी अपने निवास स्थान पे, जिसको रोतनी कैसल कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद पहला अधिवेशन आपको पता है कि कांग्रेस का मुंबई में होता है 28 दिसंबर 1885 को गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में। डायरेक्ट क्वेश्चन है कि पहला कॉन्फ्रेंस कांग्रेस की कहाँ होती है और कब होती है। फिर मई 1921 में शिमला में जो है वो कांग्रेस का पहला प्रतिनिधि संगठन बनाया गया। ठीक है, मौलवी मोहम्मद कांग्रेस के प्रधान, वो भागीरथ लाल उप प्रधान, लाला घूंगरमल खजांची चुने गए। ठीक है, ट्रेजरर। 1922 में भागमल सोठा जी का क्या रिलेशन रहा। तो जुब्बल रियासत के हैं भागमल चौटा जी। इन्होंने जो नेशनल आंदोलन चल रहा है उसमें भाग लिया। माल रोड में जो इम्पीरियल होटल है उसको स्वाधीनता आंदोलन का मुख्यालय बनाया। स्वाधीनता आंदोलन का मुख्यालय बनाया तो इनडायरेक्टली जो कांग्रेस के साथ है उससे रिलेटेड ये काम है। फिर 1929 में कांग्रेस का संगठन शिमला में कांग्रेस को पुनः संगठित किया गया, और 27 फरवरी 1930 को गांधी जी ने सविनय आंदोलन का आरंभ करने की घोषणा जो है वो यहाँ से की। फिर उसके बाद 1942 में भारत छोड़ो जो आंदोलन था उसमें भी गांधी जी ने उसकी शुरुआत शिमला से ही की। शिमला हिल स्टेट्स की जो रियासतें और जो कांगड़ा के क्षेत्र के लोग थे उन्होंने बढ़ चढ़ के भारत छोड़ो आंदोलन में जो है वो पार्टिसिपेट किया। इस तरह से कांग्रेस का रिलेशन हिमाचल प्रदेश के साथ देखने को मिलता है। अब अगर हम एक बार दोबारा से टाइमलाइन के ऊपर नज़र मार लें तो 1585 में विधि चंद ने अकबर के विरोध में जो है वो महासंघ बनाया। 1847-48 में राम सिंह पठानिया जी ने जो है वो विद्रोह किया और फिर सिंगापुर में इनकी डेथ होती है। 1857 में क्रांति की जो चिंगारी है वो कसौली, नालागढ़ और कुल्लू वाले रीजन में लगती है। 1885 में आईएनसी की कल्पना एओ ह्यूम शिमला में करते हैं, और आईएनसी का प्रथम अधिवेशन जो है वो
बम्बई में किया जाता है। 1945 14 से 15 के बीच में मंडी षड्यंत्र होता है, जिसमें शोभा राम जी ने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था। गदर पार्टी के इन्फ्लुएंस में आके और शोभा राम जी को फांसी हो जाती है। 1921 में गांधी जो फर्स्ट टाइम शिमला आते हैं और शिमला में कांग्रेस संगठन के बारे में जो है वो बात करते हैं। फिर 1927 से 38 के बीच में प्रजातंत्र आंदोलन होता है और दामी गोली कांड जो है वो 1939 में होता है। 1946-48 में हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल बनता है और इसके अंडर जो है वो विलय पत्र के ऊपर हस्ताक्षर करते हैं राजा, जिसके हेड जो है वो राजा दुर्गा सिंह जी थे बघाल के। और उसके बाद जो है वो हिमाचल का उदय होता है और 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश की स्थापना होती है। फिर एक बार परीक्षा में जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जो तथ्य पूछे जा सकते हैं, वो इस तरह से है कि पहाड़ों में अंग्रेजों के विरुद्ध सबसे पहले किसने आवाज़ उठाई थी, तो वो थे वजीर राम सिंह पठानिया जी, नूरपुर के। 23 मार्च 1848 को राम सिंह को सिंगापुर भेजा गया। इसके बाद वहाँ उनकी मृत्यु हो जाती है। फिर धामी गोलीकांड 16 जुलाई 1939 को होता है। इसमें उमा दत्त और दुर्गा सिंह जी की डेथ हो जाती है। फिर पहाड़ी गांधी बाबा कांशी राम जी को कहते हैं और पंडित नेहरू ने गदरीवाला सम्मेलन में इनको पहाड़ी गांधी की उपाधि दी थी। फिर हिमाचल का पहला प्रजामंडल सिरमौर में बना था। संस्थापक जो है वो पंडित राजेंद्र दत्त चौधरी शेरजंग जी थे। और HRPM का नारा जो है वो भाई दो ना भाई है और इसके सचिव जो है वो पंडित पदम देव जी हैं। HRPM हिमालयन रियासती प्रजामंडल, ठीक है। INC की कल्पना A.O. ह्यूम ने 1885 में रोतनी कैसल शिमला में की। 16 मार्च 1846 को अमृतसर की संधि हुई, जिसमें कश्मीर, लद्दाख और गिलगित चंबा वाला राजा जो एरिया है वो कश्मीर के राजा गुलाब सिंह को दिया गया था। फिर हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल फरवरी 1948 में बना। अध्यक्ष पंडित शिवानंद रमौल जी थे, ठीक है। और 8 मार्च 1948 को जो शासकों ने है, जो यहाँ के शासक थे, उन्होंने HP में विलय पर हस्ताक्षर कर दिए थे। उसके बाद जो है वो आप मुझे ये MCQ बताएंगे कि नूरपुर के जो वजीर थे, अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया था, वो थे राम सिंह पठानिया। धामी गोलीकांड 16 जुलाई 1939 को। हिमालयन रियासती प्रजामंडल जो है, इसका नारा क्या था, भाई दो ना पाई दो, ठीक है। पहाड़ी गांधी की उपाधि बाबा कांसीराम जी को। हिमाचल में पहला प्रजामंडल कहाँ स्थापित हुआ, सिरमौर में 1927 में। और INC का पहला अधिवेशन जो है वो मुंबई में 28 दिसंबर 1885 को हुआ। तो इसके साथ जो है वो हमने यहाँ के मेन जन आंदोलन और जो मेन इवेंट थे वो कवर कर लिए हैं स्वतंत्रता संग्राम से रिलेटेड। और इसके बाद हम कल जो है हिमाचल की ज्योग्राफी से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स कवर करेंगे, नेशनल पार्क्स कवर करेंगे, ग्लेशियर्स एंड रिवर्स कवर करेंगे। और आई होप आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। कल मिलते हैं, तब तक बाय बाय, टेक केयर, कीप स्टडिंग हार्ड। थैंक यू सो मच।